हाँ, तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 100 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है, तो कह रहे हैं पीक वैल्यू क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी क्या है। सबसे पहली बात, अगर साइन कॉस दे रखा है तो 2 साइन कॉस को साइन 2 थीटा बोल दो, तो यहां से बन जाएगा 50 साइन 200 टी। क्या ये बात समझ में आ गई, 200 पाई टी। अब इससे अगर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो 2 पाई एफ से कंपेयर करो, टी का पड़ोसी 2 पाई एफ, वहां से फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 100 और पीक वैल्यू आ गई 50, तो ऑप्शन हो गया 3। इसके बाद कह रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन अ हाफ टाइम पीरियड में बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सब कुछ पॉसिबल है, शायद ये बताने की जरूरत ही नहीं है भैया। अगर यहां से लेके यहां तक एवरेज लोगे तो नेगेटिव आएगी, यहां से लेके यहां तक एवरेज लोगे तो पॉजिटिव आएगी, यहां से लेके यहां तक एवरेज लोगे तो जीरो आएगी, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हाफ टाइम ले रहे हो। नेक्स्ट, I1 sin ओमेगा टी I2 cos ओमेगा टी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, तो पीक वैल्यू ये आ गई, तो बेटा RMS वैल्यू क्या आएगी अपॉन √2, दैट इज ऑप्शन 3। पीक वैल्यू जो है बेटा 2√2, तो एपरेंट वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, इन सब का मतलब होता है RMS वैल्यू। एपरेंट वैल्यू जो अपीयर करेगी गैल्वेनोमीटर में, बेटा देखो जो AC एमीटर्स या वोल्टमीटर्स होते हैं बेटा, वो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड होता है। एक वायर होती है, इसमें करंट जाता है, इससे ये स्प्रिंग लोडेड एक वायर है, ये स्प्रिंग खिंचा हुआ है, यहां पे एक पुली है, जो जब ये करंट ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, ये पुली घूम जाएगी, क्योंकि ये स्प्रिंग खींच लेगा इसको नीचे, क्योंकि ये गर्म होने के बाद फैल जाएगी, तो ये नीचे जाएगा, ये पुली घूम जाएगी, और इससे नीडल अटैच्ड है। जब ये घूमेगी, ये यहाँ पे हिंज्ड है, जब ये वायर नीचे जाएगी तो ये पुली घूमेगी उसके कारण, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठंडी होगी तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये थोड़े टाइम में रिस्पॉन्स देता है, जैसे अपना जो डीसी गैल्वेनोमीटर होता है तुरंत रिस्पॉन्स देता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, अपने काम का नहीं, जस्ट मैंने आपको बता दी कि मतलब होता क्या है। और इसमें क्या होता है बेटा, अगर करंट अगर मान लो डबल हुआ तो यहां रीडिंग डबल नहीं होगी, हीट 4 टाइम्स आ जाएगी। हीट क्या आ जाएगी, तो यहां जो स्केल आता है वो लीनियर नहीं आता है, 1 एम्पियर यहां पे आएगा, 2 एम्पियर यहां आ जाएगा, समझ रहे मेरी बात। तो यहां पर जो स्केल होता है ये ऊपर लीनियर भी नहीं होता, जो एसी में जो स्केल होता है वो लीनियर नहीं होता, जो एसी जो डिवाइसेस जो अपीयर करेगा, जो ये जो मेरे को हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट बताएगा है कि यहाँ पर क्या है, ये बंधी हुई है, इसमें हमने यहाँ पर जो भी जिसको भी मेजर करना है उसको कनेक्ट कर देना हमने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए एसी मेजरिंग डिवाइसेस, है ना। और यहाँ पे अपीयरिंग वैल्यू क्या आएगी बेटा 2√2, अगर पीक वैल्यू तो 2 हो जाएगी। इसके बाद बेटा कह रखा है कि जो इंडक्टर को और हमने कनेक्ट किया, अगर वोल्टेज दिखा रखी है ऐसी, तो बेटा इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है और करंट लैग करता है। क्या ये बात याद आ गई है? तो बेटा अगर ऐसा नहीं, ऐसा है, ये वोल्टेज दिखा रखी, तो करंट कैसा है, करंट लैग करेगा, तो वोल्टेज पहले जीरो होगी, करंट बाद में जीरो होगा, वोल्टेज पहले मैक्सिमम होगी, करंट बाद में मैक्सिमम होगा। तो ये वाला ग्राफ आएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? 4th। पावर फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू 1 फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, मस्ट बी इक्वल टू 1, फेज डिफरेंस मस्ट बी 0। एलसीआर में मस्ट बी 0 नहीं है, एलसीआर में तो 0 होता है खाली और खाली रेजोनेंस पे, खाली और खाली रेजोनेंस पे। एवरेज पावर क्या होती है बेटा? वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई, आईआरएमएस स्क्वायर भी कह सकते हैं, आईआरएमएस को वीआरएमएस बाय जेड भी कह सकते हैं, हाँ ना बोलो? तो तीनों सही है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, अ सर्किट विद ईएमएफ 200 साइन ओमेगा टी कंटेन्स अ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, खाली एल और सी है, तो बेटा जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। बेटा समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? क्योंकि आई एक्सएल आई एक्ससी, तो आई एक्सएल माइनस एक्ससी आ जाएगा, खाली यही चीज आ जाएगी, यही नेट वोल्टेज हो जाएगी। और करंट ये रहा, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? 90। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? cos 90 मतलब 0। द वैल्यू ऑफ हाफ पावर पॉइंट, द वैल्यू ऑफ करंट एट हाफ पावर पॉइंट, ये कहना चाहिए था आई एम जो है वो मैक्सिमम करंट है। तो रेजोनेंस पे जो करंट आ रहा है, अगर वो मैक्सिमम करंट आ रहा है, तो हाफ पावर पॉइंट जहां पे पावर हाफ होती है वहां पे करंट क्या होता है? 1/√2 टाइम्स। ये तो कल ही बताया यार, करंट क्या होता है? 1/√2 टाइम्स, तभी तो बेटा पावर हाफ होगी। नेक्स्ट, 9th रह गया। कह रहे इन अ चोक कॉइल ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो आईआरएमएस स्क्वायर आर जो पावर आएगी वो भी नेग्लिजिबल आएगी, 0। एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ एंड करंट आर दिस एंड दिस, अगर तो बेटा अगर फेज डिफरेंस π/3 है, तो फेज डिफरेंस अगर π/3 है तो बेटा पावर फैक्टर cos π/3 हाफ हो जाएगा। अब बेटा देखो, इसी में आपको कंफ्यूज करने के लिए जल्दीबाजी में आप पेपर में गलत कर दें, अगर मान लो कि एग्जामिनर थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करे, एक में साइन लिख देता, एक में कॉस, एक में साइन लिख देता, एक में कॉस, तो कॉस को आपको लिखना पड़ता साइन ओमेगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, आपको ये लिखना पड़ता है। और फिर आप देख पाते हैं दोनों में साइन साइन होता तो फेज डिफरेंस कितना आता।
अभी यहां तो साफ साफ दिख गया cos पाई बाय 3 हाफ आ गया। पावर में कौन सा वाला? 9th वाले में बेटा जो पावर लॉस आ रहा है, जो पावर लॉस आना है मतलब आई स्क्वायर आर। इंडक्टर तो कोई लॉस करता ही नहीं, चोक कॉइल मतलब एक इंडक्टर होता है ना। अब उसमें कुछ तो रेजिस्टेंस होगा और कह रहे हैं वो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। अगर वो रेजिस्टेंस होता नेग्लिजिबल नहीं तो कुछ लॉस आता, पर वो कह रहे रेजिस्टेंस है ही नहीं तो लॉस भी नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद किस क्वेश्चन पे आ गए दोस्त बता दो यार? 12। बेटा ई दे रखा है 4 sin 1000 t, ठीक है, और एक्सएल क्या आ जाएगा? ओमेगा एल। ओमेगा क्या है? 1000। एल क्या है? 3 × 10 की पावर -3। तो एक्सएल आ गया 3 और आर आ गया 4, तो इंपिडेंस आ जाएगा 5। इंपिडेंस क्या आ जाएगा? 5। तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या आ जाएगा? E0 बाय जेड। तो 4/5 दैट इज 0.8। क्या दो आ गया समझ में यार? नेक्स्ट, अ कॉइल हैज रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 है, रिएक्टेंस 100 है, और कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी को मैंने 3 टाइम्स कर दिया तो रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? ओमेगा एल। अगर फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो गई तो रिएक्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 100 से 300 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहे हैं करंट इन दी सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटेंस एंड अ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज लीड्स ओवर द अप्लाइड वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई। अच्छा, करंट कितने से लीड करेगा? अरे बहुत ही बकवास क्वेश्चन है। आई, आई आर, और बेटा वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर क्या आएगी? आई एक्स सी। तो बेटा tan फाई कितना आ गया बेटा? करंट लीड कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है वोल्टेज से। tan फाई क्या आ जाएगा? एक्सी बाय आर। एक्सी क्या होता है? 1 बाय ओमेगा सी। तो tan इनवर्स ओमेगा 1 बाय ओमेगा सी आर, दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अगला वाला जो क्वेश्चन है v = 5 sin 10t दे रखा है, तो एक्सएल क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ओमेगा एल देख लीजिए 1 आ रहा है, और आर क्या है? 1। तो एक्सएल भी 1 है और आर भी 1 है, तो फेज डिफरेंस पूछा है। एक्सएल और आर दोनों बराबर हैं, आई, आई आर, आई एक्सएल। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? π/4। फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? अगर एक्सएल और आर बराबर है, एक्सएल और आर बराबर है, तो फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज में क्या आ जाएगा? π/4। नेक्स्ट, कह रहे रेजिस्टेंस है 30, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 20, इंडक्टिव रिएक्टेंस है 60, तो 60 - 20 40 हो जाएगा। 30 रेजिस्टेंस है, 30 क्या है? रेजिस्टेंस। तो 30 ये हो जाएगा, 40 ये हो जाएगा, 50 इंपिडेंस आ जाएगा। पूछा क्या मेरे दोस्त? करंट पूछा है, करंट और पावर फैक्टर पूछा। पावर फैक्टर तो 30/50 3/5 दैट इज 0.6 हो जाएगा, और करंट हो जाएगा 100/50। बेटा z आ गया 50, नहीं आया समझ में? z कितना आ गया? 50 आ गया। √r² + x²। हाँ ना बोले यार? तो बेटा देखो मेरी बात सुन ले, √r² + xl - xc², √30² + 40² क्या जाएगा बेटा? 50। तो 50 अगर हो गया इंपिडेंस, तो बेटा करंट कितना आ जाएगा? 100/50 दैट इज 2 एम्पियर। भाई समझ में आ गया नहीं आ गया? चौबे आ रहा है? नेक्स्ट, इन अ सीरीज LR सर्किट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज 8 वोल्ट, अक्रॉस रजिस्टर इज 6 वोल्ट। 6 वोल्ट और 8 वोल्ट, तो बेटा कितनी वोल्टेज लगाई है? 10 वोल्ट। रजिस्टर में दे रखी है 6 वोल्ट, इंडक्टर में दे रखी है 8 वोल्ट, तो टोटल क्या हो जाएगी? 10 वोल्ट। और बेटा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? cos फाई निकाल लो यार, 0.6। बकवास है। नेक्स्ट, बेटा साफ साफ दिख रहा है ई जो है वो फेज में आगे है आई से। क्वेश्चन नंबर 18 में sin ωt - 3π/4 वो π/2 आ गया। π/2 आगे होने का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? π/2 आगे होने का मतलब इंडक्टर है, वोल्टेज बेटा लीड कर रही है 90 से, इंडक्टर है। नेक्स्ट, कह रहे हैं V1 और V3 बराबर है। V1 V3 बराबर है, इसका मतलब रेजोनेंस की कंडीशन है। V1 V3 कट गए तो V2 जो है, जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगी वही वोल्टेज अक्रॉस AC होगी, 200 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, LCR में कह रहे हैं कि पहले तो रेजोनेंस था और करंट था 10√2 और हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया जिसके कारण करंट जो है वो अब लैग कर रहा है, करंट अब लैग कर रहा है। ठीक है, तो बेटा IR पहले तो खाली यही नेट वोल्टेज थी, IR ही नेट वोल्टेज थी, लेकिन अब क्या हुआ बेटा? अब साथ में IXL - XC आ गया और जो नेट वोल्टेज आ रही है वो π/4 आ गया। करंट लैग कर रहा है या वोल्टेज? बेटा अगर ये IR है तो ये IXL - XC भी IR, ये भी IR के बराबर ही होगा, तभी तो π/4 बनेगा यार। हाँ ना बोले यार? तो बेटा ये जो Z आएगा √R² + XL - XC²,
बेटा पहले जो z की वैल्यू r थी अब वो क्या हो जाएगी r√2 हो जाएगी, अब वो क्या हो जाएगी r√2। अगर z√2 टाइम्स हो गया तो करंट 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज ही हुई होगी। बेटा देखो मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, कल जब मैंने आपको सिखाया था ना, ये जो ग्राफ बनवाया था ये थी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, तो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पर बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ करंट बढ़ रहा है और यहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ करंट घट रहा है। अच्छा, ये तो इंडक्टिव वाला इफेक्ट आ गया। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो अपोजिशन ज्यादा आएगा। तो बेटा अगर कोई पूछे सर्किट कैसा बिहेव करता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद, इंडक्टिव की तरह बिहेव करता है। और बेटा अगर कोई पूछे मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटिव की तरह बिहेव करता है। तो इस रीजन में सर्किट कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटिव, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो करंट बढ़ रहा है। ऐसा तो किस में होता है, कैपेसिटर में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो अपोज नहीं करेगा, करंट ज्यादा आएगा। याद आई बात। तो बेटा कोई पूछे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले सर्किट कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटिव, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बाद कैसे बिहेव करता है, इंडक्टिव। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ करंट बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ करंट किस में बढ़ता है, कैपेसिटर में या इंडक्टर में, कैपेसिटर में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। बेटा याद करें V/XC होता है, XC क्या होता है 1/ωc। तो ओमेगा बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ता किस में है बेटा, कैपेसिटर। और बेटा मैं रीजन के साथ साथ में बताता जा रहा हूं मैं, मतलब मैथमेटिकली ना बता के। और यहां पर बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ करंट कम हो रहा है, ऐसा किस में होता है बेटा, इंडक्टर में। चेतन भारती बेटा समझ में आ रहे हैं, ऋतिक चोर गोपाल पक्का समझ में आ रहा है ना दोस्त, थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है। श्रीवास, नवीन, नेक्स्ट किस क्वेश्चन पे आ गए दोस्त। बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगले क्वेश्चन में 21 में r और 1/ωc बराबर क्या रखे, r और xc बराबर क्या रखे, ओमेगा को ω/√3 कर दिया। तो 1/ωc की जो नई वैल्यू हो जाएगी वो r√3 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, ओमेगा को अगर ω/√3 कर दिया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हमने √3 टाइम्स कर दिया, नहीं है समझ। अरे ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, अभी इसका जो xc है वो r के बराबर है। अब ओमेगा को 1/√3 कर दिया तो xc डैश जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, r√3 आ जाएगा। तो √r² प्लस x², ये क्या आ जाएगा बेटा 2r। कितना हो जाएगा, पहले क्या था r का r√2 था, अब r और r√3 का फाइनली क्या हो गया 2r हो गया। तो इंपीडेंस क्या हो गया, √2 टाइम्स हो गया। इंपीडेंस √2 टाइम्स हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। इंपीडेंस √2 टाइम्स हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, 1/√2 टाइम्स। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो पहले अगर I0 था तो I0/√2 आ जाएगा। नेक्स्ट, a series combination of LCR in circuit to an AC source if the resistance is 3 ohm, reactance is 4 ohm। अरे यार ये 3 4 वो 3 4 5 वाला ट्रायंगल तो मेरे को याद है अच्छे से यार, 3 4 ये 5। अब बेटा ये cos phi निकालते रहो रात तक, 3/5.6। नेक्स्ट कह रहे हैं एक L है और एक R है सीरीज में, एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है सीरीज में, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फेज डिफरेंस पूछा है। तो tan phi क्या हुआ, XL/R। ये सोच सकते हो नहीं सोच सकते हो, अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार, मुश्किल लग रहा है क्या यार। अगर LR सर्किट है बेटा प्लीज मेरी बात सुने, IR IXL ये हो गई नेट वोल्टेज। तो बेटा जो फेज डिफरेंस आएगा tan phi वो क्या आ जाएगा बेटा XL/R। इसमें कोई खास मुश्किल बात है। XL क्या होगा, ओमेगा L। ओमेगा क्या है 2 पाई, पाई क्या हो जाएगा 22/7। F कितना है 50 है, 50 हाँ। और L कितना दे रखा है 0.21, 0.21 है ना, 21/100। और R कितना है, अब देखो बेटा 12 भी तो लिखा है। अब देखो बेटा ये मैंने 22/7 क्यों लिखा, क्योंकि 7 3 21 दिख रहा था बस, और कोई रीजन नहीं। 3 4 कितना आ गया यार दोस्त, मदद कर दो यार, हैं 5.5 आ रहा है, 5.5 आ रहा है। अब tan थीटा 5.5, tan 60 होता है √3, तो उससे बड़ा ही हो गया। तो 60 डिग्री से बड़ा एंगल आ रहा है, 90 पे तो इन्फानाइट को टेंड करती तो 80 डिग्री हो गया फाइनल। नेक्स्ट
अ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड, मतलब अगर कोई कहेगा कि 1080 मेरे को मालूम है, तो मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को सच में मालूम नहीं, पर मेरे को ये मालूम है tan थीटा तो बढ़ता है, ये तो मैं पढ़ा चुका था, कोई 1 रेडियस का सर्कल है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस तो 1 ही है, थीटा बढ़ाओगे tan थीटा बढ़ेगा। 60 पे अगर √3 आ रहा है तो ये तो पक्का ही है कि भैया 60 के बाद ही 5 बनेगी वैल्यू यार। अब 90 पे तो वैल्यू बेटा 90 के जस्ट पास में तो इन्फिनाइट को पहुंच जाएगी यार। नेक्स्ट किस क्वेश्चन पे आ गया, किस पे आ गया, 24। अ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज टू 20 वोल्ट्स, उसके बाद बेटा कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, ओ सॉरी इंडक्टर से मैक्सिमम करंट पूछ रहे हैं। चार्ज मैक्सिमम अगर पता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती थी a और मैक्सिमम वेलोसिटी आती थी a ओमेगा। डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम होती थी a तो मैक्सिमम वेलोसिटी आती थी a ओमेगा। अगर चार्ज मैक्सिमम है q तो मैक्सिमम करंट क्या आएगा, q ओमेगा। और अगर आपको लगे नहीं ऐसे मजा नहीं आया, तो आप ये कहें जो भी एनर्जी जो कैपेसिटर के पास है, जब वो सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर के पास आ जाएगी तो ही करंट मैक्सिमम हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर कर दे। तो आई क्या आ जाएगा बेटा, अच्छा इसको हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लिख दूं एक बारी, अगर वाली फॉर्म देखनी है, इसको अगर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लिख दूंगा तो हाफ हाफ कट जाएगा, तो क्यू बाय अंडर रूट एल सी। अरे वाह, 1 बाय अंडर रूट एल सी तो ओमेगा होता है, क्यू ओमेगा ही आ गई। हाँ, और वैसे भी बेटा यहां तो कैलकुलेशन बड़ी आसान है, क्योंकि सी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी दे रखा है 2 और एल दे रखा है 8, ये 2 है ये 8 है, तो 1/4 तो v बाई 2 आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, v बाई 2 मतलब 10 एम्पियर। नेक्स्ट, रेजोनेंस पे बेटा इंपिडेंस कितना होता है, r होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L एंड C इज सेम फेज, नहीं फेज डिफरेंस तो बेटा 180 होता है। करंट एंड EMF हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ 5, नहीं भाई 0 होता है। इंपिडेंस कह रहे हैं XL माइनस XC होता है, नहीं भाई R होता है। नेक्स्ट, a series AC circuit consists of an inductor, inductor and capacitance are respectively इतना है, तो कह रहे किस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होगा, तो ओमेगा इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एल सी कर लो यार, कर लोगे, मैं करूँ, कर लेंगे। एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर XL बाय आर या XC बाय आर एट रेजोनेंस, या 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी, या 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी। तो यहाँ पर मेरे को 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 1 और 2। नेक्स्ट, दोनों सही हैं, आंसर एक दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 28 स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है बेटा XL बाय आर या XC बाय आर एट रेजोनेंस बताया था ना, XC तो 1 बाय ओमेगा सी हो गया। किसी ने वैसे कहा नहीं है यहाँ पे ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अगर पहले वाले ऑप्शन के लिए अगर ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो दूसरे वाले ऑप्शन के लिए भी तो होगी, और XL XC तो बराबर होंगे फिर। नेक्स्ट, किसने पूछा था दोबारा, इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द रेशियो ऑफ टर्न्स इज 10, ठीक है, तो वोल्टेज को 10 टाइम्स कर रहे हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, ट्रांसफॉर्मर किसको करते हैं बेटा, वोल्टेज को, फ्रीक्वेंसी तो वही की वही रहती है। फ्रीक्वेंसी तो बेटा जितनी बार आप इधर ऑसिलेट करोगे उतनी बार ही तो फ्लक्स उधर भी ऑसिलेट होगा, वही फ्रीक्वेंसी तो करंट उधर भी प्रोड्यूस होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF और फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट तो वही रहेगी। आइए अब देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन मैं आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूं बेटा, ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन ना बेटा, मेरी बात एक ना बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन अगर आपने दिमाग लगा के किए गड़बड़ हो जाएगी, और ट्रांसफॉर्मर में किसी ने भी ज्यादा सोचने की कोशिश करी गड़बड़ हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको, मैंने वो पढ़ाया ट्रांसफॉर्मर जो आपको जरूरत है आने की, है ना। अगर आप फालतू सोचने लगे ट्रांसफॉर्मर में तो अपना दिमाग खराब कर बैठेंगे। ट्रांसफॉर्मर में बहुत कुछ है सोचने के लिए। बेटा देखो, अगर आप समझो यहां एक कॉइल है और यहां एक और कॉइल है, मैं इसमें 50 हर्ट्ज से अगर करंट वेरी कर रहा हूं तो उधर भी तो 50 हर्ट्ज से फ्लक्स वेरी होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज जनरेट होगी वो भी तो 50 हर्ट्ज की जनरेट होगी। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर। अब देखो बेटा, मेरी बात समझ ले बहुत ध्यान से, मैं इसके क्वेश्चन केवल इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग दिमाग ना लगाएं। अब प्रॉब्लम क्या है, इसके क्वेश्चन अटपटे पता है क्यों होते हैं, इसके क्वेश्चन अटपटे इसलिए होते हैं यार, जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना उसको ट्रांसफॉर्मर का ना पता नहीं है ना,
और ट्रांसफार्मर का एक्चुअली आपको भी पता नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है कि थोड़ा बहुत भी अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन भी गलत है और ये क्वेश्चन भी गलत है और ये क्वेश्चन भी गलत है। क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो जो थ्योरी हम बताते हैं बड़ा आइडियल केसेस बता रहे हैं ना यार, है ना। मतलब जो बताए हैं बेटा वो मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं कहता हूँ 6 महीने पढ़ते हैं ना ट्रांसफार्मर हम लोग यार, तो यही होता तो कैसे 6 महीने पढ़ लेते, मैंने तो 15 मिनट में ख़त्म कर दिया था। तो आइए देखिए बेटा, बात सुनिए ध्यान। नहीं 15 मिनट तो पढ़ाया था ना यार। तो यार बताता क्या मैं उसमें, अब होता क्या बेटा, वर्किंग प्रिंसिपल क्या, म्यूचुअल इंडक्शन, फ्लक्स पर टर्न दोनों से बराबर होगा, है ना। हाईली एफिशिएंट मशीन है, कोई भी मूविंग पार्ट होता नहीं है। और बेटा जो फ्लक्स पर टर्न बराबर तो वोल्टेज पर टर्न बराबर होगा। अगर एफिशिएंसी 100% है तो V1I1 इक्वल टू V2I2, और अगर 100% नहीं है तो V2I2 बाई V1I1 इंटू 100 ये हो गई बेटा परसेंटेज एफिशिएंसी। इसके बाहर कभी भी आप देख लेना नीट में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में क्वेश्चन है, एडवांस वाला तो पूछता ही नहीं क्योंकि उसको लगता है कि पूछना ही बेकार है। हाँ ये देखिए, अब बेटा जो टॉपिक हम पढ़ाई इतने मरे मन से रहे हैं उसमें मतलब क्या ही होगा ना, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं ना, मेरे को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। या तो टॉपिक डालो ट्रांसफार्मर, ये तो ऐसा लगता है कि मतलब ABCD पढ़ाई जा रही है। अब चलिए यही देखिए, कह रहे अब पावर स्टेप अप ट्रांसफार्मर विद एन 1:8 टर्न रेशियो। ठीक है, 1:8 टर्न रेशियो मतलब 8 टाइम्स करनी है वोल्टेज को। प्राइमरी वोल्टेज बेटा कितनी है 120, तो 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, 12 का टेबल आता है, 12 8 96 960 वोल्ट हो जाएगी। और रेजिस्टेंस कितना लगाया है बेटा 10 की पावर 4, तो करंट कितना आएगा 960 अपॉन 10 की पावर 4। V/R से सेकेंडरी में करंट कितना आ जाएगा, V/R से 96 मिली एम्पियर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फालतू सोचा कि भाई मैंने एक्सेल क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि मैं कंसिडर कर ही नहीं सकता। मैं अब आपको लग रहा होगा मैंने एक्सेल क्यों नहीं कंसिडर किया, क्यों करूं? अच्छा आप ऐसा सोच तो नहीं रहे हो ना, क्योंकि बेटा ना मेरे को ओमेगा दिया, ना मेरे को सेकेंडरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस दिया। जब इनको ही नहीं पता कि सेकेंडरी वाइंडिंग का कोई इंडक्टेंस होता तो मेरे को कैसे पता होगा? आप समझ गए मेरी बात? तो कब क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, बस इसीलिए कह रहा हूं। आप फालतू नहीं सोचोगे बेटा, अगर वो कह ही नहीं रहा कि इंडक्टेंस है सेकेंडरी वाइंडिंग का कुछ, आप कहते हो यार एक्सेल दिया नहीं क्वेश्चन, मैं कैसे सॉल्व करूं ना, मतलब है ही नहीं इंडक्टेंस, मतलब है ही नहीं इंडक्टेंस, तो क्यों लेना? ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 90%, और कह रहे ट्रांसफार्मर इज रेटेड फॉर एन आउटपुट ऑफ 9000 वॉट। अब आउटपुट क्या रहा है? अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ना कभी आया है ना कभी आएगा, पर मैं आपको करा दे रहा हूं ताकि आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए टेढ़ा मेढ़ा आप कर पाए। पर जितनी थ्योरी मैंने बताई उसको 3-4 बार पढ़ लेना, जितनी थ्योरी मैंने बताई उसको 3-4 बार पढ़ लेंगे बस। 9000 वॉट है आउटपुट पावर, बड़ी अच्छी बात है। तो इनपुट पावर क्या होगी अगर एफिशिएंसी 90% है? 10,000 वॉट। अरे कोई तो हाँ ना बोल दिया करो यार, कितने लोग ये बात समझने में नाकामयाब है? अच्छा ये क्वेश्चन सही है काफी हद तक। वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल पूछी गई है मेरे से। अच्छा वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल पूछी गई है मेरे से, और वोल्टेज इन प्राइमरी दी गई है मेरे को, और करंट का नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो क्या 5:1, 5:1 नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो। और यहां कितनी दी गई 1000 वोल्ट दी गई है, यहां 1000 वोल्ट है तो यहां 1/5 हो जाएगी। ये समझ में आ गया? ठीक है, प्राइमरी टू सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स दिए थे 5:1, ठीक है ये हो गया। और कह रहे हैं आयरन लॉस जो है बेटा वो 700 वॉट है, ये लिख लेता हूं मैं। आयरन लॉस जो है, आयरन लॉस का मतलब क्या हो गया, एडी करंट और हिस्टेरेसिस मिला के जो आयरन कोर में हो रहे हैं, ये कितने बेटा 700 वॉट। तो 300 वॉट का लॉस और बाकी है, 300 वॉट का लॉस और बाकी है। और क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, खत्म ना। एफिशिएंसी 90% है, ठीक है। तो 1000 वोट का टोटल लॉस है, टोटल लॉस कितना है 1000 वोट का, टोटल लॉस कितना है 1000 वोट का, तो 300 वोट का कॉपर लॉस है, 300 वॉट है कॉपर लॉस। हाँ ना बोले यार बेटा, एनर्जी लॉस तो यही दो होते हैं आयरन और कॉपर। एनर्जी लॉस तो आयरन लॉस और कॉपर लॉस है। अब बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, 200 वोल्ट ये आ गया, और बेटा पावर आउटपुट कितना देना है मैंने 9000, तो करंट क्या होगा बेटा VI से निकाल लो, 200 इंटू आई बराबर 9000। ओ आई एम सॉरी
समझा देता हूँ मैंने, आई एम सॉरी क्यों कहा बेटा। देखो मेरी बात सुनिए, V इंटू आई बराबर 9000 अगर मैं करता हूं तो ये गलत है बेटा। मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, ये बैटरी है, इसको अगर मान लो पावर सप्लाई करनी है, ये लोड है, इसको पावर सप्लाई करनी कितनी, मान लो 9000 वाट, कुछ तो उसमें भी बेटा लॉस आ रहा होगा। तो EI थोड़ी ना होता है जो पावर इसने जनरेट करी है, EI से ज्यादा जनरेट करी, कुछ इसके अंदर लॉस हो गया। तो डिलीवर क्या करिए, डिलीवर करिए 9000, जनरेट जो हुई है वो 9000 से ज्यादा होगी, वो 9000 से 300 कॉपर लॉस भी है ना। ठीक है, एक मिनट रुकते हैं एक बारी, एक मिनट रुकते हैं एक बारी। करंट इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में करंट कितना होगा बेटा? प्राइमरी में मैंने इनपुट कितना दिया 10,000 का, 1000 अगर ये है, वोल्टेज 1000 है तो करंट होगा 10 एम्पियर, तभी बेटा पावर हो जाएगी 10,000। ये बात समझ में आ गई। तो करंट इन प्राइमरी मालूम चल गया और प्राइमरी का रेजिस्टेंस पता है, तो कॉपर लॉस प्राइमरी में क्या आ रहा होगा, I स्क्वायर आ रहा, 10 स्क्वायर 100, 100 इंटू 1, 100 वॉट का कॉपर लॉस यहां आ रहा होगा और 200 वॉट का कॉपर लॉस यहां पे आ गया। तो बेटा यहां पर मेरे को इसको 200 इंटू आई, ई इंटू आई को 9000 नहीं 9200 लेना चाहिए। ऑप्शन भी अच्छे हैं, आई कितना आ गया 46, यहां से आई कितना आ रहा है 45, दोनों आंसर है, दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है 45 और 46। क्वेश्चन नंबर 5, E2 का फिफ्थ, E2 का फिफ्थ। तो कॉपर लॉस मैंने आपको दोनों के बता दिए, 100 मैंने कैलकुलेट किया, टोटल 300 थे तो 200 हो गया बेटा सेकेंडरी वाली में। अब कह रहे सेकेंडरी वाली में करंट कितना है अप्रोक्सीमेटली, I स्क्वायर आर, सॉरी रेजिस्टेंस कितना है, I तो पता लग गया 46 स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू, इसमें कितना कॉपर लॉस आया था 200। अब यार ये थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो मेरे साथ, 200 अपॉन 46 इंटू 46 फोर जा कितना होगा बेटा 184 करीब 4.5 ले लो यार, और ये लगभग 10 टाइम्स है, 1/10 अप्रोक्सीमेटली 0.1। ठीक है, मतलब 0.1 के आसपास का ऑप्शन ही है कि ना, क्या दिमाग लगाना है। नेक्स्ट आ गया ना, पूरा हो गया, क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया भाई, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये ना आपको खुद करना है यार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना एक बार आप खुद कर लीजिएगा। हालांकि मैं आपको बताऊं E2 वाला क्वेश्चन ना आपको करने का कोई फायदा नहीं, जीरो फायदा है, लेकिन एक बार आप कर लीजिएगा, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको ट्रांसफॉर्मर आता है। और अगर कोई एक आध टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आए तो जिसने E2 कर रखा होगा वो कैसा भी क्वेश्चन नीट का सॉल्व कर सकता है, लेकिन जिसने E3 नहीं किया है वो नहीं कर पाएगा। तो E3 अपने आप करके दिखा दो फटाफट से। अरे समय भी तो हो गया। और वसीम पुत्र सब बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ भाई, हो गया ना भैया। ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हैं किसको जलाने के लिए, लैंप को जलाने के लिए। एक 140 वॉट का है तो पावर आउटपुट तो 140 आ गई, और इनपुट पावर क्या, मेन करंट है बेटा 0.7, और इनपुट वोल्टेज क्या है बेटा 240 वोल्ट। तो 240 इंटू 0.7 ये V1 I1 ये इनपुट पावर हो गई, आउटपुट पावर हो गई, इंटू 100 ये परसेंटेज एफिशिएंसी आ गई। अब यार ये पॉइंट हटा दो, ये 0 लगा लो, ये 7 2 14 हो गया, 0 का 0, ये 0 हटाया, 2 12 आ गया, 2 4 3 आ गया, 250 आ गया, 250/3 83.333।
हो गया। नेक्स्ट, इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर द वोल्टेज इन दी प्राइमरी इज 220 एंड करंट इज 5 एम्पियर। कह रहे हैं वोल्टेज इज फाउंड टू बी 22,000, 100 टाइम्स हो गई वोल्टेज। और बेटा एफिशिएंसी के बारे में कह नहीं रखा, तो जब नहीं कहेंगे तो क्या होगी 100%। तो करंट क्या हो जाएगा 1/100 टाइम्स। अगर वोल्टेज 100 टाइम्स हो गई तो करंट क्या हो जाएगा 1/100 टाइम्स। तो 5/100 दैट इज 0.05 एम्पियर। द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। और अगर कोई कहेगा मैंने ट्रांसफॉर्मर में ना यहां पे क्या किया, एक मान लो डीसी इनपुट दे दिया, कैसा इनपुट दे दिया, डीसी इनपुट दे दिया 10 वोल्ट का, और अगर 1:10 के रेशियो में टर्न्स हैं, सेकेंडरी में 10 टाइम्स है, तो बताओ आउटपुट कितना आएगा 0। क्योंकि बेटा अगर डीसी करंट है तो वो चेंज नहीं होगा, डीसी करंट चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, 0 झंड हो जाएगी। तो बेटा किसके लिए यूज किया जाता है, एसी के लिए। हाँ, अगर ये कहते हैं कि हमने वेरिएबल वोल्टेज डाली जिसके कारण फ्लक्स पर टर्न आ रहा है 4 + 100T, ये फ्लक्स पर टर्न आ रहा है, तो वोल्टेज पर टर्न इस साइड कितनी आ रही है 100, तो उस तरफ वोल्टेज पर टर्न क्या आ जाएगी बेटा, उस तरफ भी वोल्टेज पर टर्न यही आ जाएगी। तो अगर मान लो इसमें कोई कहते हैं 100 टर्न है तो 100 × 100 इतनी वोल्टेज जनरेट हो जाएगी, इतनी वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। अगर कोई कहते हैं इधर फ्लक्स पर टर्न ऐसा प्रोड्यूस किया, हमने वेरिएबल वोल्टेज लगाई जिससे फ्लक्स पर टर्न नहीं आ रहा है, तो उधर भी फ्लक्स पर टर्न यही आ गया। फ्लक्स पर टर्न अगर ये आ गया तो ईएमएफ पर टर्न क्या जाएगा, वोल्टेज पर टर्न क्या जाएगी 100। अब जितने टर्न्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो, उतनी वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। और रेजिस्टेंस दे देगा कोई लोड का तो उसमें करंट कितना आ जाएगा, V/R से निकाल लो। आज के लिए इतना ही रखा जाए। थैंक यू। लाइट आ गई।